आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मेरे साथ विस्तार से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री सुभाष बराला जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुष्यंत गौतम जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और चेयरमैन्स और हमारे जिला के सभी अध्यक्षगण जो आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग में एकत्र आए हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज बहुत ही हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय है और ये इतिहास में दर्ज होने वाला विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से और नेतृत्व के कारण आज 6 स्थानों पर कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का श्री गणेश हुआ है, उद्घाटन हुआ है और वह कार्यालय प्रयोग में आएंगे। मैं अपने मंच पर देख रहा हूं हमारे कार्यकर्ता रेवाड़ी से, पलवल से, नूर से, हमारे सोनीपत से, फतेहाबाद से, सभी लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो स्थान स्थान पर जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने भी इस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होकर के आप भी इसके चश्मदीद गवाह बने हैं। आप सबका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, 2014 में प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने जिम्मेवारी संभाली, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी मूल रुचि में हमेशा संगठन रहता है, तो ऐसे संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हम सरकार में आए हैं, पार्टी के माध्यम से सरकार तक पहुंचे हैं, पार्टी को मजबूती भी प्रदान करनी है और इसलिए अच्छा रहेगा यदि हम सभी प्रदेश के कार्यालय प्रदेश स्तर पर भी बनाएं और जिला स्तर पर भी बनाएं। और मुझे हम सबको जान करके खुशी भी होगी और संतोष भी होगा कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने अपने कार्यक्रम में इस बात को जोड़ा और एक प्रकल्प के रूप में उन्होंने तय किया कि हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय भी बनेगा और हर जिले में जिला कार्यालय भी बनेगा। हमारे लगभग 790 के आसपास संगठन ढांचे के जिले हैं, जिसमें से आपको खुशी होगी कि 500 जगह पर कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय जो बनने के क्रम में है उसको मैं पूरा करके बनाऊंगा। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 22 हमारे संगठनात्मक जिले संगठन की दृष्टि से हैं, जिसमें से जींद कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। 6 जिलों का कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ। 7 जिलों का अगले महीने में शिलान्यास हो जाएगा और एक जिला जो शेष बचेगा सिरसा में, उसकी भूमि का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो वह भी काम शुरू हो जाएगा। 22 के 22 संगठनात्मक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के कार्यालय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के। यह आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को एक प्रोजेक्ट के रूप में जल्द से जल्द इसको अपने हाथ में लें और इसको पूरा करें। यह मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, 5 क की बात भी हुई, 3 क की बात भी हुई।
कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यकारिणी, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, ये सब हम करते रहते हैं। लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कार्यालय का होना संगठन के काम को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को काम करने का संस्कार भी देता है। आप कार्यालय बुलाते हैं, कार्यालय में आप औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करते हैं। जब मैं युवा काल में था तो मैं किसी को भी बोलता था तो मैं कहता था कार्यालय आ जाओ, तो मुझसे लोग पूछते थे नड्डा जी आप कार्यालय बहुत बुलाते हैं, आप कार्यालय। मैंने कहा देखो, कार्यालय संस्कार और रीति नीति का केंद्र है, वहां से संस्कार पढ़ते हैं, वहां से हमको कार्य पद्धति समझ में आती है, वहां से हमको कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और वहां जब हम अच्छे सत्संग में आते हैं तो हमारे विचार की स्थिति भी बढ़ती है और हमारे विचार प्रक्रिया भी उन्नत होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि ऑफिस और कार्यालय में क्या अंतर होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5 एंड बीजेपी कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन, हर दिन काम करता है। और कार्यालय में बहुत सी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता का विकास भी होता है, उत्थान भी होता है, यह भी हमको समझना चाहिए। और मैं आपसे, आप लोगों ने अपने अपने कार्यालय देखे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुला करके कार्यालय दिखाइए। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं ये, वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, ई लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, हर एक तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं ये सारे कार्यालय। और इन कार्यालयों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से पार्टी को नीचे तक, जमीनी अवस्था तक मजबूती प्रदान करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यालय का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी भी हमको रचना बनानी पड़ेगी। हमारे पास वहां पर आईटी सेल की व्यवस्था है, आईटी की व्यवस्था है। 11 करोड़ कार्यकर्ता से बढ़ करके अब 18 करोड़ हो गए हैं। आपके हरियाणा में भी कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ी है। इनको हम कैसे कार्यकर्ता बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको कैसे कंटेंट दिया जा सकता है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, यह मेरा विश्वास है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही अच्छी पवित्र धरती मानी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा। और पहली सरकार भी, प्रादेशिक सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले देश में सरकार बनी और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आपने 10 में से 10 एमपी आपने चुनाव जिता करके भेजे हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि जैसे आगे हम क्या करें, लेकिन हम सब जानते हैं एक अंधेरा जब छाया हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्रंट से लीड किया है, देश को एक नई दिशा दी है, देश को दृष्टि दी है। और संक्रमण काल में भी किस तरीके से संयम रखते हुए देश की जनता की सेवा की जा सकती है और 130 करोड़ जनता की जान बचाई जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका सफल प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन बातों को समझे, जाने और लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा करें। आप याद कीजिए
मार्च महीने का वो समय जब देश के शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जब देश के समृद्धशाली देश जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम है, वह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही थी और चरमराने के साथ साथ कोलैप्स कर रही थी। पश्चिमी देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। पश्चिमी देश का नेतृत्व इकोनॉमी, आर्थिक जगत और मानवता के बीच में अनिर्णय की स्थिति में था। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, आपको याद होगा, अमेरिका इकोनॉमी चलाए, लॉकडाउन करे या स्वास्थ्य की चिंता करे। स्पेन, इटली, ये सब लोग अनिर्णय की स्थिति में थे, लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत में उन्होंने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया और उस टाइमली डिसीजन के कारण लॉकडाउन लगा और दुनिया ने सराहा और उन्होंने कहा जान है तो जहान है, इसलिए जान बचाने की आवश्यकता है और इसलिए यह लॉकडाउन बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया। आपको याद होगा कि उस समय जब यह डिसीजन लिया गया तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी। कोरोना का संक्रमण 3 दिन में केस डबल हो रहे थे, लॉकडाउन जब लगा था। और आज हमें खुशी होती है यह बताते हुए कि आज केसेस का डबल होना 23 दिनों में डबल हो रहे हैं, यह हमको समझना चाहिए। 3 से 23 पर ले आए। उसी तरीके से उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 1200 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ 44,000 बेड्स थे जो कोविड की चिंता कर सकते थे। आज हमारे पास 12,50,000 बेड्स हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उस समय हमारे पास एक भी वेंटिलेटर बनाने की स्थिति नहीं थी। आज 3 लाख वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं व्यवस्था के। उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 5 लाख प्रतिदिन हो गई है, इसको हमको समझना चाहिए। उस समय हम एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे, पीपीई किट नहीं बनाते थे। आज 4.5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। आज हमारे पास जैसे 12,50,000 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, उसी में लगभग 1,30,000 हमारे ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, 44,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं और हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी, जो टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज बढ़कर के 1330 हो गई हैं। यह हमको समझना चाहिए और 4.5 लाख टेस्टिंग हमेशा हर दिन हो रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था कि उन्होंने लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, हमारे उद्यमियों को तैयार किया पीपीई किट्स बनाने के लिए। आज 4.5 लाख पीपीई किट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को प्रेरित किया। और आपको जान करके खुशी भी होगी, संतोष भी होगा कि 130 देशों को भारत ने दवाई भी देने का काम किया है, दवाई भी वहां तक पहुंचाने का काम किया है। यह हमारी सरकारों ने किया है, यह हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इसमें मुझे खुशी है कि भारत सरकार भी पीछे नहीं रही है, तो हरियाणा सरकार ने भी उत्तम व्यवस्था कोविड की है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर्स को लगाया, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई, हमारे इन्फेक्शन रेट को कम किया और इसके साथ साथ आज आपकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यानी संक्रमण से निकलने का हमारे हरियाणा की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उत्तम काम किया है, यह भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज भी दिया और यह गरीब कल्याण पैकेज के तहत आपको जान करके खुशी होगी कि हर तरीके से लोगों को मदद की गई। 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये राशन की व्यवस्था की गई 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक। उसके साथ साथ 3 महीने के लिए 3 गैस सिलेंडर 8 करोड़ बहनों तक पहुंचाया। 20 करोड़ जनता हमारी बहनों को 1500 रुपए, 500 रुपए 3 महीने के हिसाब से दिया। हमारे किसान भाइयों को लगभग 8 करोड़ 34 लाख लोगों को उन्होंने 2000 रुपए उनके खाते में पहुंचाया। और हमारे जो
गरीब, हमारे जो वृद्ध लोग हैं, विधवा हैं, और जो हमारे विशेष बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनको 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ है। ये हमारे ध्यान में है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 30 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान हुआ है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। हमारे 50,000 लोगों को 50 लाख हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ठेले वाला, रेडी वाला, इनके लिए 10,000 रुपए उनको बहुत सॉफ्ट लोन देने की योजना बनी है। कल हम मनोहर लाल जी के साथ बैठ करके इन सारी स्कीमों की हम चर्चा कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश ने तय किया है कि ये आत्मनिर्भर पैकेज का 10% कम से कम हरियाणा में खर्च होगा। ये लक्ष्य तय किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम को पूरा करने का तय किया है और ये पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपदा से अवसर में बदलने की जो मोदी जी की कल्पना है, जो उन्होंने कार्य लिया है, उसको हरियाणा प्रदेश जमीन पर उतारेगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं इसके प्रति आपको साधुवाद भी देता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने फीड द नीडी कार्यक्रम में 1,50,00,000 फूड पैकेट्स बांटे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। 1,50,00,000, एक छोटा सा प्रदेश, 10 एमपीओ का प्रदेश ने इतना बड़ा काम किया है मानवता का। आप साधुवाद के पात्र हैं। आपने 16 लाख राशन किट बांटा है मोदी किट के नाम पर। 21 लाख आपने फेस कवर बांटे हैं। आपने 1,06,000 लोगों को पीएम केयर फंड से जोड़ा है। 20 लाख सैनिटाइजर्स बांटे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। संपर्क अभियान में आपने नरेंद्र सिंह तोमर के आपने वर्चुअल रैली कराई। लगभग 20 लाख लोग उसमें जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने लगभग 90 कराए हैं। मोर्चा ने लगभग 61 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं। संगठन को आपने ऊपर से लेकर के नीचे तक चालना दी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कार्यालय का कितना महत्व है, आप इस बात को समझिए। हमने यही डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, सारी राजनीतिक दल लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गई थी और अभी भी लॉकडाउन है। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंस चला करके सेवा ही संगठन है और संपर्क अभियान को ऊपर से लेकर के नीचे तक काम को आगे बढ़ाया है। यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। यह हम लोगों ने डिजिटल टूल का उपयोग करते हुए आप सब लोगों ने इस काम को किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में आज मनोहर जी चर्चा कर रहे थे कि मेरे मन में, उनके मन में अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचने का और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार आ सकता है, इसकी चिंता करने का उनके मन में। भारतीय जनता पार्टी के इसी विचार को लेकर के, दीनदयाल उपाध्याय जी के इसी विचार को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम किए और जो हरियाणा प्रदेश ने जितने भी कार्यक्रम किए, वो सभी प्रदेश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति और देश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंच सकता है, इसके लिए काम किया है। इसको हमको समझना चाहिए। फिर देखिए, वो पीएम जनधन योजना, अब उस समय मजाक बनाते थे कि खाते खोल के क्या होगा। अरे 3 करोड़ खाते थे तुम्हारे पास, आज 40 करोड़ से ज्यादा खाता धारक जनधन योजना में हो गए। और इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अवस्था में 8 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में सीधा 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिया। यह इसका लाभ हुआ। इसको हमको समझना चाहिए। कोई पोस्टमैन नहीं, कोई बीच में नहीं आया, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे पैसा 8 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में गया। इसका फर्क यह पड़ा कि 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा, और तो और छोड़िए उनके पतिदेव को भी नहीं, उनके खाते में सीधा 500 रुपए 3 महीने में 1,500 रुपए पहुंचा है। यह खाता, यह जनधन खाते की विशेषता है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, उज्ज्वला योजना। अब आप बताइए, 8 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया गया। यह सिलेंडर और यह चूल्हा सिर्फ उनके घर को कितना इंपावर किया, इसकी हमको कभी कल्पना है? 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो चूल्हे के धुएं को अपने फेफड़े में लेती थी। उससे उनको आजादी दिलाई है 8 करोड़ बहनों को, ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से। कभी हमको ध्यान में आया कि भारत
70 साल हो गए थे आजाद हुए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे, और आज हमारे यहां बिजली के दृष्टि से देखा जाए तो कोई गांव नहीं बचा, और लगभग ऐसे कोई 3 करोड़ हाउस होल्ड हैं जिनको सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का काम हुआ है। और आपके यहां भी मारा गांव जगमग योजना के तहत 24x7 24 घंटे बिजली हरियाणा में मनोहर लाल जी ने पहुंचाई है। यह भी आपको हम बताना चाहते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है, इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान मिशन 100% ODF हो चुका है, आज हरियाणा 100% ODF हो चुका है देश। ये परिवर्तन UN ने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तारीफ भी की और इसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री जी को, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने मुझे ये जिम्मा दिया गया। 55 करोड़ लोग, आप समझिए 1 अरब 30 करोड़ का देश, उसमें से 55 करोड़ लोग जो गरीब है। कौन है इसमें? रेडी वाला, फेड़ी वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, हमारा रैग पिकर्स, जो घर में काम करने वाली हमारी बहन, हमारे जो बिल्कुल गरीब हैं, जो कभी स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए उनके पास कभी पैसा नहीं होता था, ऐसे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये डिजिटल है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है। अगर हम 55 करोड़ लोगों की जनता की कल्पना करें तो सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको, ये सारी जनसंख्या मिला लें तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको समझना चाहिए, इतनों को हेल्थ कवर देने का काम किया गया, यह हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 2 की बात करें तो आप लोग आजकल संपर्क अभियान चला रहे हैं। आपको पता है धारा 370, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मनोहर जी बैठे हैं, हम लोगों ने कितनी बार कंधे से कंधा मिलाकर के जम्मू कश्मीर में धारा 370, मनोहर जी आपको याद होगा कि हम लोग किस तरीके से छुपते छुपाते एकता यात्रा में पहुंचे थे वहां पर, और किस तरीके से वहां लाल चौक पर आकर के झंडा फहराने के लिए जब मोदी जी आए थे, जब मुरली मनोहर जोशी जी आए थे, तो हम लोगों ने वहां पर उनका स्वागत किया था। एक बार नहीं अनेकों बार हम कहते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, लेकिन हमें लगता था कब कर पाएंगे मालूम नहीं। लेकिन आपने हरियाणा से 10 में 10 MP दिए और 303 MP हमारे हुए, और 303 MP ने 5 अगस्त को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, यह काम हुआ है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। CAA का विषय ले लीजिए, लंबे समय से यह रुका हुआ विषय था। हमारे बहने यहां पर ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके थे कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, हट नहीं पा रहा था। इन सारी चीजों में मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति, ये सब चीजें सफल हुई हैं, हमको मालूम है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत की जो छवि बनी है, आज जब ये चाइना का भी स्टैंड ऑफ हो रहा है तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है। भारत वो भारत नहीं है जिस तरीके से पहले देखा जाता था। आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, हम चाइना के साथ भी गलवान में स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, हमारी आर्मी खड़ी है, और सारा देश 130 करोड़ का देश, सारा देश उनके साथ खड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, यह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हरियाणा वो प्रदेश है जो केरोसिन मुक्त होने में पहला प्रदेश। हरियाणा वो प्रदेश है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 3 पर खड़ा है, और मुझे पूरे विश्वास है कि मनोहर 2 जी के काल में यह नंबर 1 पर आकर के खड़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा हरियाणा जगमगाता हरियाणा, इसके तहत 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 4,463 गांव में आपने पहुंचाई है 24 घंटे के लिए। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, ट्रांसफर उद्योग के लिए जाना जाता था।
हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं ये रिक्रूटमेंट के चक्कर में। ये हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा। लेकिन मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, पारदर्शिता ला दी। आज कोई भी ट्रांसफर में और न ही रिक्रूटमेंट में कोई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रशासन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उत्तम काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश आगे तीव्र गति से काम करे। और हरियाणा के मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। कार्यालय का उपयोग करते हुए एक एक बूथ तक कार्यकर्ता का ग्रुप बनाइए, कमिटियां बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें राजनीतिक कंटेंट डालिए। यह है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैंने आपसे इतनी देर बातचीत की, मैंने आपसे हालचाल नहीं पूछा। हम हालचाल पूछने वाले नहीं हैं। ये हमारा काम ये नहीं है कि हम मौसम कैसा है, ये कैसा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा राजनीतिक कंटेंट होना चाहिए और हमारे राजनीतिक कंटेंट पर हमको काम करना चाहिए। हमें हरियाणा की तस्वीर बदलनी है। कल को दुनिया में चर्चा होनी चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, विकास युक्त हुआ और विकास होते हुए आगे बढ़ चला और ये देश का एक नंबर का राज्य बना। यह हमारी कल्पना होनी चाहिए। इस मनोबल से हमको काम करना है और इसी मनोबल के साथ। और देखिए, बढ़ते आदमी के साथ सब जुड़ते हैं, घटते आदमी के साथ सब हटते हैं। हमें बढ़ता बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें तीव्र गति देनी, हमें कार्यकर्ताओं को संस्कार देने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के संस्कार मिलने चाहिए कि गरीबों के लिए हम अपना जान न्यौछावर करेंगे और साथ ही साथ देश के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का हमको संस्कार देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सेवा कार्य किया, सेवा इन संगठन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद हमारी बैठक में 2.5 घंटे रह करके उन्होंने हमारे 7 प्रदेशों का प्रेजेंटेशन सुना और उन्होंने इसकी तारीफ की। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को अपना 2.5 घंटे का बहुमूल्य समय दें और संगठन की दृष्टि से अपने आप को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना बड़ा सेवा कार्य कभी नहीं किया था और इतने लंबे समय तक सेवा कार्य नहीं किया था जो इस सेवा के संगठन के दौरान आप लोगों ने लॉकडाउन अवस्था में किया है। मैं आपको पुनः इसके लिए साधुवाद देता हूं और यह संस्कारों से आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता को संस्कार दें, नेतृत्व को अच्छे संस्कार दें और उस संस्कार के लिए कार्यकर्ता कार्यालय का उपयोग करें, वर्चुअल मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, लेकिन एक नई गति, नई ऊर्जा के साथ पार्टी के काम में जुटे। जिस काम को अमित शाह जी ने इतना बड़ा बनाया है उसको और ढांचे को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़े। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।